Next.js अच्छा जी, हमने जब भी इंस्टॉल करनी है कुछ भी चीज़, मतलब Next.js को इंस्टॉल करना है व्हाटएवर कुछ भी, तो हम npm का इस्तेमाल कर रहे थे, सही है। तो वो सबको आइडिया है ना npm का, नोड पैकेज मैनेजर, तो उसके थ्रू हम इसका सेटअप करते हैं। तो Next.js का जो भी हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद अब इसका हमने आज करना क्या है कि हमने इसको एक्सप्लोर करना है कि Next.js का प्रोजेक्ट बनता कैसे है, उसमें कौन कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सही है। फिर उसमें कंपोनेंट्स बनाने, यानी कि रिएक्ट के कंपोनेंट बनाना शुरू करना है कि रिएक्ट का कंपोनेंट Next.js में हम कैसे बनाते हैं, सही है। तो फिर उसको रन करेंगे, चलाएंगे, फिर Next.js का बिल्ड कैसे बनाना है और Next.js की बिल्ड बना के उसकी होस्टिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे ताकि हमें एंड टू एंड समझ आ जाए कि प्रोजेक्ट बनता कैसे है, हेलो वर्ल्ड कैसे होगा, बिल्ड कैसे बनेगा। तो जिस तरह रिएक्ट का बिल्ड बनाते हैं हम npm run बिल्ड से, फिर इसका बिल्ड बनाएंगे, फिर देखेंगे उसमें बिल्ड में कौन कौन सी फाइलें आती हैं और उसके बाद इसको डिप्लॉय कहाँ पे करना है, सही है। तो ये आज हमने कवर करना है क्लास में, और उसके बाद फिर अगर टाइम बचता है तो फिर उस मज़ीद जो है ना इसके कंसेप्ट्स की तरफ डीप चले जाएंगे, सही है। अच्छा, किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए उसका जो गेट स्टार्टेड पेज होता है वहाँ पे हम जाते हैं, तो नॉर्मली इसने नीचे भी दिया हुआ है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, और दूसरा ये गेट स्टार्टेड के ऊपर भी आ रहा है, और यहाँ पे आए तो बेसिक Next.js क्या है, ये React.js का फ्रेमवर्क है और फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सही है। तो React.js क्या है, जस्ट फ्रंट एंड है। तो अब ये Next.js इज़ अ रिएक्ट फ्रेमवर्क, मतलब ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग अ फुल स्टैक एप्लीकेशन। तो रिएक्ट बजाते खुद एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। अब ये नेक्स्ट रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, मतलब ये रिएक्ट के ऊपर लिखा गया फ्रेमवर्क है, और ये रिएक्ट सिर्फ फ्रंट एंड बना सकता था। अब इसने रिएक्ट के ऊपर जो कोड लिखा है उसमें ये कैपेबिलिटी भी डाल दी है कि बैकएंड की डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं, सही। तो वो लास्ट वाली क्लास में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, सर्वर क्या है, रिक्वेस्टें कैसे जा रही हैं एंड सो ऑन, और सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए वो मैंने सारा आपको पढ़ाया था। तो मेजर इसके फेमस होने की रीज़न क्या है कि ये रिएक्ट को आज से पहले हम सर्वर पे नहीं चला सकते थे, तो अब Next.js ने रिएक्ट को सर्वर साइड पे भी रेंडर करने का ऑप्शन दे दिया है, यानी कि हम सर्वर साइड भी रिएक्ट को रेंडर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फीचर है जिसकी वजह से Next.js जो है वो इतना पॉपुलर हो गया। अच्छा जी, वो कह रहा है कि आप रिएक्ट की जो भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो, एंड Next.js फॉर एडिशनल फीचर एंड ऑप्टिमाइजेशन। वो जो भी रिएक्ट का है वो कह रहा है वो सब आपको मिल जाएगा, उसके साथ आपको एडवांस फीचर और ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएगी Next.js में। यही हम चाहते हैं कि रिएक्ट भी सीखना चाहते हैं तो रिएक्ट इसमें सारी पढ़ लेंगे, ज़ीरो से सीख लेंगे सारी रिएक्ट, और उसके साथ हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन और जो उसमें फ्लॉ हैं, जो उसमें उसके जो कॉन्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम कैसे वो चीज़ें करेंगे, सही है। तो ये इसके बेसिक सारे फीचर्स हैं। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर हमने कवर किया था वो मेनली इस पेज को ही कर रहा था, सही है। हाँ, अब हमने इसको इंस्टॉलेशन की तरफ चले जाते हैं। वो कह रहा है आपके पास नोड 16.8 और लेटर नोड का वर्जन होना चाहिए। तो हम वो कैसे चेक कर सकते हैं नोड का वर्जन? नोड वर्जन से। तो अब मेरे पास कौन सा है इस वक्त? 18.17 बोलेंगे ना। अच्छा, अब 18.17 मेरे पास वर्जन है। अब आप 16.8 से मेरे पास बड़ा है, तो ये ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी है। आप लोग भी चेक कर लेना, अदरवाइज आपको एरर्स आएंगे। अच्छा जी, मैक ओएस, विंडोज़ इंक्लूडिंग VSL एंड लिनक्स आर सपोर्टेड। तो मतलब मेजर 3 OS है हमारे पास, विंडोज़ है या मैक है या फिर लिनक्स है। तो वो तीनों OS भी हमारे इसमें कवर हो रहे हैं, तो ये भी चीज़ सही हो गई। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन के लिए आपको ये वाली कमांड चलानी है। तो हम ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम क्या करते हैं, आप लोगों का जो कोर्स चल रहा है उसमें एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं, जिस तरह
React.js था तो उसका नाम लर्न नेक्स्ट.js रख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमें। सही है, लर्न नेक्स्ट.js, ये मैंने फ़ोल्डर बना दिया। अब जितनी भी क्लासेस होंगी मैं इसी में वो फ़ोल्डर बनाता जाऊंगा ताकि आपको सारे वेरिएंट्स वगैरह जो सारा कोड जो है वो मिलता जाए। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर लर्न नेक्स्ट.js के अंदर अपनी जो है वो टर्मिनल को ओपन कर लिया। सही है, नेक्स्ट.js लर्न नेक्स्ट.js के अंदर मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आगे मैं ये वाली कमांड रन करने वाला हूँ, npx 8 next app@latest। @latest का मतलब है कि हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, जो भी लेटेस्ट है उसका। आपने पुराना करना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, जैसे 12 है वट जो भी आपने करना है। तो हम लेटेस्ट यानी कि वो 13.4 या कुछ वो लेटेस्ट चल रहा है तो हम उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम लेटेस्ट ही वर्जन जो है वो नेक्स्ट.js का सीखें। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने नेक्स्ट.js का जो वर्जन है 13.4.13 इस पर डेवलपमेंट करनी है। मेजर वर्जन यानी कि 13.13 है, थोड़ा माइनर वर्जन 4 है, उससे माइनर वर्जन 13 है। तो हम कहते हैं ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट ये चल रहा है तो हम इसी पे यस करते हैं, तो हम वाई लिख देंगे उसको। अच्छा, जैसे हम ये करेंगे अब ये मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा इसकी जो CLI है। सही है, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। तो आप लोग रखोगे, लेट्स सपोज आप कोई किसी की वेबसाइट बना रहे हो तो वो वेबसाइट का नाम, कोई डैशबोर्ड बना रहे हो वो डैशबोर्ड का नाम, जैसे व्हाट्सअप बना रहे हो तो व्हाट्सअप रख दोगे, फेसबुक बना रहे हो तो फेसबुक रख दोगे, यानी कि व्हाटएवर जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो रख दोगे। अब असाइनमेंट बना रहे हो तो असाइनमेंट का नाम रख देंगे। सही है, इतनी समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब मैं क्या रखूँगा, चूँकि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्लास का नाम रख देता हूँ, उसका नाम क्लास 01 कर लेते हैं। सही है, आप लोग इससे कन्फ्यूज, क्लास 01 कुछ भी आप रख सकते हो, मैं क्लास 01 रख रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट। सही है, अब मतलब अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यस करोगे तो ये टाइपस्क्रिप्ट की कन्फिग्रेशंस भी कर देगा। सही है, अगर आप नो करोगे तो नो की कन्फिग्रेशंस कर देगा। तो टाइपस्क्रिप्ट की अगर, अच्छा टाइपस्क्रिप्ट में मतलब साथ साथ ये क्लियर भी करता रहता हूँ कि इनमें से क्या अच्छा है ताकि आपको फ्यूचर में हेल्पफुल हो। अच्छा, अभी हम अगर हमने टाइपस्क्रिप्ट हमें नहीं भी आती तो हम नो करके जावास्क्रिप्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर रिकमेंडेशन पूछो तो मैं बोलूँगा टाइपस्क्रिप्ट यस। अगर आप वो भी देखो तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको यस किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट में भी फ्यूचर में ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वो एक्चुअली है तो जावास्क्रिप्ट ही, लेकिन उस पर थोड़ा ओवर एडवांस रैपर्स लगे हैं, टाइप्स डिफाइन है, जावास्क्रिप्ट में जो डिफाइन नहीं है तो वो हेल्पफुल हो जाता है। तो अभी शायद हम नो भी करें, लेकिन फ्यूचर की क्लासेस में शायद हम थोड़ी टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस भी पढ़ के इसको यस कर सकते हैं। जिसको जावास्क्रिप्ट आती है वो 1-2 वीक में टाइपस्क्रिप्ट सीख सकता है, लेकिन मसला ये है वो 1-2 वीक में सीख लेता है, लेकिन वो उसका दिल हमेशा मोहब्बत जो है ना, वो मोहब्बत का रिश्ता जावास्क्रिप्ट से हो चुका होता है, तो वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। पहली मोहब्बत को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो वो चक्कर है, तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है वो, क्योंकि मोहब्बत का रिश्ता उसके साथ हो जाता है। तो अब ओरिजिनली हमें ये करना चाहिए जो कि हमें लास्ट अभी यानी कि नेक्स्ट जो आपका बैच है वहाँ से ऐसे ही करेंगे कि हम पढ़ाएंगे टाइपस्क्रिप्ट, ताकि आपका मोहब्बत का रिश्ता भी किससे हो, टाइपस्क्रिप्ट से, फिर ताकि आपको जावास्क्रिप्ट की तरफ जाना ही ना पड़े। सही है, तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में आपको काम ही नहीं मिलेगा, बहुत है। ये कोई आप कह लो कि थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, फैमिली एक ही है, उसी फैमिली में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है, तो वो हम टाइपस्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट है फ्यूचर में सीख लेंगे, लेकिन अभी अगर किसी को नहीं भी आता प्रॉब्लम नहीं है। या एक और चीज़ भी है, वो मेरे पास जो है ना वो टाइपस्क्रिप्ट के बड़े डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, तो वो देख लें तो उससे बात बन सकती है। सही है, तो टाइपस्क्रिप्ट के लेक्चर देख लें, ताकि जब मैं वो टाइपस्क्रिप्ट में अभी शुरू नहीं करूँगा क्योंकि वो एक लंबी स्टोरी चल पड़ेगी ना, तो मैं चाह रहा हूँ हम नेक्स्ट जेएस पे फोकस करें। तो आप लोग टाइपस्क्रिप्ट भी थोड़ी मेन टाइम लेक्चर रिकॉर्डेड देख के हेल्प ले सकते हैं, फिर एंड के ऊपर हम 2-3 लेक्चर टाइपस्क्रिप्ट के करके भी फिर एक प्रैक्टिस उसमें भी कर लेंगे। सही है, लेकिन अभी आपको परेशान होने की बात नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट में इसको नो करने वाले हैं। सही है, तो टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में मेजर फ़र्क ये है कि उसमें टाइप्स होती हैं। जैसे अब यहाँ पे सिर्फ आप var से कीवर्ड वेरिएबल बना लेते हो, वहाँ पे हमें बताना पड़ता है भाई टाइप नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, किस टाइप का वेरिएबल सेव करना है।
सही है। तो वो हम वहाँ पे हमें बताना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में बताने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जावास्क्रिप्ट कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। वो क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज देखो ना, आपने किसी से एज पूछी, वो एज में रख दे कुछ भी स्ट्रिंग 18 ईयर्स भी साथ लिख दे, तो जब आप एज की बेस में उसकी डेट ऑफ बर्थ निकालने की कोशिश करेंगे या कुछ इस तरह की चीज़ करेंगे तो वो एरर्स आएंगे उसके अंदर, तो वो एरर रन टाइम पे आते हैं, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। सही है। तो इसलिए जो टाइपस्क्रिप्ट है वो हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि वो अगर नंबर है तो उसमें डाटा नंबर ही आ सकता है, उसमें स्ट्रिंग सेव नहीं हो सकता, वो सेव ही नहीं होने देगी। सही है। तो इसलिए वो काफ़ी हेल्पफुल जो है ना वो चीज़ हो जाती है। तो अभी के लिए हम इसको नो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint। अच्छा, ESLint का कितने लोगों को पता है? किसी का नहीं पता? ESLint नहीं पता? अच्छा, इस पर भी हम टाइपस्क्रिप्ट का सबको पता लग गया ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको टाइपस्क्रिप्ट का ना समझ आई हो? वो सारी जावास्क्रिप्ट ही है, जिस तरह नेक्स्ट रिएक्ट ही है ना, कि रिएक्ट के सारा कुछ नेक्स्ट में है, कुछ थोड़ी बेहतर चीज़ें, इसी तरह जावास्क्रिप्ट का सब कुछ टाइपस्क्रिप्ट में है, तो टाइपस्क्रिप्ट से थोड़ी बेहतर चीज़ें। तो हम हमेशा बेहतरी की तरफ जाना पसंद करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि नया नया सीख रहे हैं ना, तो अब उन लोगों के साथ देखो ना, जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बहुत मजे हुए पाए काम कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने का फ़ायदा नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट सीख के उनसे ऊपर बैठ जाएंगे, ताकि उनसे लड़ाई लेने का फ़ायदा नहीं, वो करते रहे जो कर रहे हैं, हम उनसे ऊपर हो जाएंगे एक स्टेप। सही है। फिर उनसे ऊपर ही काम करेंगे। अच्छा, अब ESLint किसी को नहीं पता, वो मैं थोड़ा डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ESLint को मैं क्या करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ और उसकी वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे। इसकी टैगलाइन पहले पढ़ लेते हैं, फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम इन योर जावास्क्रिप्ट कोड। सही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ESLint हमें एक ऐसी पावर देता है जिसकी मदद से हम कुछ स्टैंडर्ड अपने प्रोजेक्ट में मेंटेन कर सकते हैं। सही है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, वो ऐसे कि अगर देखो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से अभी बना नहीं होगा, कोई भी दूसरा रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। हाँ जी, मैं कर देता हूँ। अभी कैसा नज़र आ रहा है? एक मिनट मैं जूम करता हूँ। हैं? नहीं काम कर रहा, वाइड करके देखें। सही है। अच्छा जी, मैंने एक फ़ाइल खोल ली है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सही है। और मैं बना लेता हूँ जी सैम्पल वेरिएबल, ठीक है। और उसका नाम मैं रख देता हूँ, उसमें वैल्यू रख देता हूँ एनीथिंग। ये एक मैंने बना लिया जी वेरिएबल। ठीक हो गया? अब नज़र आ रहा है ना? सही है। अच्छा, अब मैंने इसको इस तरह से लिखा है। अब एक और डेवलपर, आप में से कोई डेवलपर जो मेरे से भी ज़्यादा जीनियस हो सकता है, वो डिफरेंट तरह से सोच सकता है। वो कैसे लिख सकता है? इसी चीज़ को वो लिख देगा वेरिएबल सैम्पल वेरिएबल समथिंग एल्स। सही है। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क आ गया? कैमल केस और दूसरा कोटेशन भी चेंज हो गई। ऐसे ही है। अच्छा, कोई और डेवलपर भी आ सकता है, वो क्या लिख सकता है और उसमें क्या लिख देगा वो, और उसमें वो बैकटिक, इसका मैंने इंग्लिश में ढूंढ लिया। अच्छा, वो बैकटिक से ऐसे बैकटिक्स में स्ट्रिंग को डिफाइन कर देगा। अब ये तीनों तरीके ठीक हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, इन दो तरीक़ों में उसने डबल कोटेशन में लिख दिया, नेम डिफरेंट डिफाइन किया, इसमें डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट, इसमें सेमीकोलन लगाया, इसमें सेमीकोलन नहीं लगाया। अब लेट्स सपोज ये तीनों डेवलपर एक ही फाइल में काम कर रहे हैं।
अब कोई बंदा वेरिएबल बना रहा है वो बैकटिक से बना रहा है, कोई बंदा वेरिएबल बना रहा है वो डबल कोटेशन से बना रहा है, कोई बना रहा है सिंगल से, और कोई सेमीकोलन यूज़ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट हमें सब कुछ ही अलाउ करती है, मतलब जावास्क्रिप्ट के मुताबिक ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ठीक है, कोई मसला है इन तीनों में नहीं है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर 3 डेवलपर एक ही फाइल में 3 डिफरेंट तरीके से काम करेंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट का कोड रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? प्रोजेक्ट के अंदर वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कैसे कि देखो ना, कभी आप कोड रीड कर रहे हो, एक फाइल में अगर 10 वेरिएबल हैं, अगर 10 के 10 डबल कोटेशन में लिखे हुए हैं वर्सेस 10 वेरिएबल में से कोई डबल कोटेशन में लिखा है, कोई बैकटिक में लिखा है, कोई सिंगल कोट्स में लिखा है, वो रीड करना ज़्यादा ईजी है या सब डबल कोटेशन में लिखे हों वो रीड करना ज़्यादा ईजी है? सब डबल कोटेशन में लिखे हों वो रीड करना ज़्यादा ईजी है। फिर किसी में सेमीकोलन है, किसी में नहीं है, वर्सेस एक ऐसी फाइल है जिसमें सब में सेमीकोलन है, तो कौन सी ज़्यादा अच्छी है? जिसमें। लेकिन मसला ये है कि हम ये चीज़ जब 3-4 लोग 5 लोग टीम में काम कर रहे हैं, हम उनको रिस्ट्रिक्ट कैसे करें? देखो ना, उसने कोड किया, ठीक है, अब डेवलपर ए ने भी कोड कर लिया, डेवलपर बी ने भी कोड कर लिया, डेवलपर सी ने भी। अब कोई एक तीसरा बंदा तो नहीं बैठा होगा जो हर टाइम देखता रहे यार सेमीकोलन लगाया नहीं लगाया, यार ये काम किया कि नहीं किया। तो उससे क्या हो रहा है, उससे एक एक्स्ट्रा बंदे का टाइम ज़ाया हो रहा है बिला वजह के। जो बेसिक चीज़ें हैं जो पकड़ी जा सकती हैं, जो कि वो मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट के अंदर सेमीकोलन डिफाइन करने, अगर वो नहीं डेवलपर कर रहा तो मतलब वो गलती कर रहा है, तो इसको हमें कैच करना है, इसको हमने पकड़ना है, इसको मतलब हमने उस डेवलपर को रोकना है कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, मतलब तुम्हें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। फिर अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में बैकटिक्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ या सिंगल कोट्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करूँगा, भाई तुम सिर्फ सारे अगर 5 डेवलपर हैं 5 के 5 ही सिंगल कोट्स ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कोई सिंगल करेगा, कोई डबल करेगा, कोई अपनी मर्जियाँ नहीं करेंगे, तो सबके सब वही करेंगे। तो ESLint क्या कहता है कि वो ऐसे स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने की कैपेबिलिटी पैदा करता है और उनको चेक करता है ऑटोमेटिकली कोड के थ्रू। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में ESLint को कन्फिगर कर दूंगा तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने अगर डिफाइन कर दिया कि सेमीकोलन लगाना है, तो फिर अगर वो सेमीकोलन नहीं लगाएगा तो VS कोड के नीचे लाइन में एरर आएगा। उसको एरर क्या आएगा कि भाई सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, तुमने नहीं लगाया, लगाओ। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि वो फिर भी ना माने, मतलब वो फिर भी ना माने कि वो कहे कि मैं नहीं लगाता फिर भी, तो फिर क्या होगा, हमारे पास और भी इश्यूज हैं, हमारे पास मतलब उसमें और चांसेस होते हैं। वो क्या, हम कह सकते हैं कि अगर वो एरर मतलब सेमीकोलन नहीं लगा रहा है तो उसको एरर दिखाओ। एरर मतलब उसका प्रोजेक्ट रन ही नहीं होगा। और एक और भी हमारे पास ऑप्शन होती है, हम उसको कह देंगे तुम्हारा कोड तुम दूसरे डेवलपर को सेंड ही नहीं कर सकते, यानी कि गिट से पुश नहीं कर सकते या तुम कमिट ही नहीं कर सकते। तो हम इस तरह की कन्फिग्रेशंस कर सकते हैं जिसमें डेवलपर बाउंड हो जाता है। फिर आप एक नए डेवलपर हो, आपको नहीं पता कि सेमीकोलन लगाना था या नहीं लगाना, तो आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अगर नहीं लगाना प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड है, तो आप अगर लगाओगे तो एरर आएगा, फिर कोड पुश करने की कोशिश करोगे, कोड पुश नहीं होगा। तो आपके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि भाई ये काम ऐसे ही करो जैसा कि डिफाइन किया गया, फिर आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हों। फिर डेवलपर्स को मतलब पता होता है कि मुझे किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, अगर वो उन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा तो एरर आएगा, सिंपल सी स्टोरी है, सही है। अच्छा, अब ये कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं, सही है। अब इस रूल्स की 3 स्टेट्स होती हैं। काउंटिंग में इसको बोलते हैं 0, 1, 2, और नॉर्मल स्टेट में इसको एरर, नो एरर, एरर और वार्निंग। नो एरर मतलब अगर एरर आता भी रहो तुम कुछ भी ना शो करो। वार्निंग मतलब डेवलपर को वार्निंग दो लेकिन उसको काम करने दो। एरर मतलब एरर ही दिखाओ, भाई ये एरर है, ये एरर ठीक करो। यानी कि 3 ऑप्शन देते हैं। सेम 0, 1, 2 के अंदर आप 0, 1 के अंदर दे सकते हो। तो जैसे अब यहाँ पे इसने 2 रूल्स बनाए हैं, सही है। वो रूल्स क्या बनाए हैं मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ।
रूल्स में क्या पहला रूल क्या लिख रहे हैं, सेमी। तो वो कह रहे हैं कि इसमें आपने एरर दिखाना है या आपने नो एरर दिखाना है या वार्निंग दिखानी है। सही है, एरर्स के अंदर मतलब इसके अंदर हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कोड्स, आपने एरर दिखाना है और उसकी जो टाइप होगी वो डबल रखनी है, सिंगल कोटेशन रखनी है, किस तरह का रखना है। तो मतलब क्या है कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसके अंदर हम एक ESLint डॉट जेसन की जो फाइल होती है ESLint rc.json, उसमें हम वो सारे रूल्स डिफाइन करते हैं। वो रूल्स क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से कोड करना है। अच्छा, ये बहुत सारे रूल्स रहते हैं ESLint के, ये कोई मतलब 2-3 नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अंदर डिफरेंट रूल्स रहते हैं। तो वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है, कौन सा चीज़ें हैं, और भी इसके कुछ हम एक्सटेंडेड वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं सारा आपको दिखाता हूँ। अब ये कुछ रूल्स यहाँ पे पॉसिबल प्रॉब्लम्स और उनके रूल्स उन्होंने लिखे हुए हैं। अब डेफिनेटली कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको उन्होंने फिक्स किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का ही कोई लॉजिक उन्होंने रखी है। कुछ स्टैंडर्ड हैं, जैसे रिटर्न लगाना है या नहीं, उसके बाद जो है नो अवेट इन लूप, अगर आपने लूप लगाया उसमें अवेट का कीवर्ड यूज़ करना है या नहीं करना। उसके बाद नो कांस्टेंट असाइन, मतलब अगर आपने कांस्टेंट डिफाइन किया उसको रीअसाइन करना है, नीचे उसने डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद नो डुप्लीकेट एल्स इफ, अगर एल्स इफ डुप्लीकेट हो रही है तो उसको उसने मना करना है। उसके बाद मतलब यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है, हर एक को हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत डिटेल में जाएगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड सेटअप है। ये जो जूनियर डेवलपर होता है, जैसे आप लर्नर हो, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है कि कौन से रूल्स रखने हैं। ये जो सीनियर इंजीनियर होते हैं या जो प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट करें, क्योंकि ये वन टाइम एफर्ट है ना, कोई एक दफ़ा सारे रूल्स पढ़ के वहाँ पे फाइल में लिख देगा। अब इसमें रोज़ कोड नहीं करना। अब रूल्स लिखे गए हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको VS कोड में एरर आने लग जाएंगे, दैट्स इट। बात समझ रहे हो? मतलब ये कोई रोज़ करने वाला काम नहीं है कि जिसमें रोज़ डेवलपमेंट करनी है। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ये डिफरेंट रूल्स दिए हुए हैं। नो एम्प्टी फंक्शन, अगर आप देखो तो कितनी लंबी लिस्ट है। सही है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको उन्होंने लिखा हुआ है, इसके मुताबिक हम अपने कोड को एडजस्ट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज किसी सीनियर इंजीनियर ने आपको फाइल बना दी, कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.js भी रिकमेंड कर देते हैं, तो कुछ आपको किसी सीनियर इंजीनियर ने रिकमेंड कर दिया कि यही होंगे, फिर आप उसी के अंदर काम कर लेंगे। लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको पता होना ज़रूरी थी कि ESLint का मतलब क्या है। ESLint रूल्स होते हैं जो अगर हम उस रूल के मुताबिक कोड नहीं करेंगे तो VS कोड में वो एरर देगा, इवन हम उसका कोड पुश करने से भी रोक सकते हैं। सही है, तो हाँ, ये देखो ना, अभी एक फ़ाइल बन जाएगी आपको प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, एक फ़ाइल बन जाएगी ESLint rc.json.js, उसके अंदर वो रूल्स डिफाइन है। आपने अगर ज़्यादा रूल लगाने हैं तो उसमें और एंट्रियाँ डालते जाओ, अगर कोई रूल निकालना है उसको निकाल दो। अगर लेट्स सपोज कोई एक ऐसा रूल है जिसको आप फिक्स कर ही नहीं सकते, मतलब उसके बगैर काम करना इम्पॉसिबल है आपके केस के अंदर, कोई आपका यूज़ केस ऐसा आ गया है, लेट्स सपोज वो कह रहे हैं कि लूप के अंदर वेट नहीं लगाना, आपका कोई ऐसा केस आ गया भाई वेट लगाना मजबूरी बन गया, तो आप उस रूल को जाके चेंज करके वार्निंग या नो एरर कर दो। लेकिन हम नॉर्मली ऐसा करते नहीं हैं, मतलब आप ऐसा करोगे तो आपका कोड एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, फिर आपको अपने सीनियर इंजीनियर या जो भी लीड है आपको उससे बात करनी पड़ेगी ना कि भाई मैं ये रूल खत्म, क्योंकि वो रूल ख़त्म करने का मतलब है कि पूरे प्रोजेक्ट से आपने वो रूल ख़त्म कर दिए, तो वो बड़ा यानी कि क्रिटिकल होता है। तो अल्टरनेटिव एक और ऑप्शन भी होता है कि हम उस रूल को एक फ़ाइल में डिसेबल कर सकते हैं कि यार ये रूल मुझसे नहीं फिक्स हो रहा, बहुत टाइम लगा लिया है, इसको डिसेबल कर देता हूँ इसी फाइल के अंदर, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपका जो कोड है वो मर्ज नहीं होने दिया जाएगा ना, अंटिल आप उसको फिक्स ना करो। तो प्रोसेस क्या रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सीनियर इंजीनियर रहते हैं, कुछ जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ लर्नर्स रहते हैं। तो जो सीनियर इंजीनियर्स रहते हैं वो कोड एक दूसरे का देखते हैं, रिव्यू करते हैं,
तो लेट्स सपोज आपने अगर रूल ही निकाल दिया या डिसेबल कर दिया है तो वो आपका कोड मर्ज नहीं होने देगा, वो रोलर डालेगा भाई ये नहीं होता, शोर डालेगा कि भाई ऐसा नहीं आप कर सकते, इस तरह तो मसला हो जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप उसके आगे मनमानी करोगे वो आपको प्रोजेक्ट से ही रिमूव करवा देगा, कहेगा ये तो बंदा ख़राब कर रहा है सारा काम। बात समझ रहे हो, मतलब बना के रखनी पड़ती है ना। तो ये नहीं है कि हम उससे सीधी लड़ाई नहीं, अगर कोई लॉजिकल बात है, अगर वो बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहा है वहाँ पे हम उसको टोकेंगे भी, लेकिन ये है कि अगर वो कह रहा है कि ये रूल आप लगा हुआ है इसको लगाओ आके, तो मैं नहीं लगाता, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। सही है, तो इसका मतलब रूल जो ES लिंट के रूल्स जो हमने अप्लाई करने हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे काम नहीं करते। सही है, अच्छा एक तो ये ES लिंट का पता लग गया, इसी के साथ इससे मिलती जुलती 3 टर्म्स और 2 टर्म्स और होती हैं, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। दूसरे का नाम है जी प्रीटियर। क्या है प्रीटियर? इसका तो पता होगा सब, क्या करता है? कोड फॉर्मेटर कर देता है। तो प्रीटियर की भी एक फाइल रहती है prettier.rc.json या JS, उसमें क्या होता है कि हम प्रीटियर के रूल्स डिफाइन कर देते हैं, ऑटोमेटिकली प्रीटियर फॉर्मेट कर देते हैं ना कोड, हम उसके भी रूल डिफाइन, देखो ना ES लिंट कहते हैं डबल क्वेट्स चलेगी, प्रीटियर की जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है वो सिंगल कोड कर दे, तो वो आप ES लिंट का रूल फिक्स करोगे प्रीटियर खत्म गड़बड़ करने लग जाएगा, प्रीटियर का फिक्स करोगे तो ES लिंट गड़बड़ करने लग जाएगा। तो इसलिए उन्होंने प्रीटियर की भी जेसन, अभी तक आपने शायद नहीं यूज़ की होगी, तो प्रीटियर की भी जेसन फाइल होती है, तो उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीटियर ने फॉर्मेट कैसे करना है, डबल कोटेशन को डबल कोटेशन रखना है या सिंगल करना है, फिर वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करता है। तो हम नॉर्मली जो ES लिंट में रूल लिखते हैं वो प्रीटियर की फाइल में भी बता देते हैं, ताकि वो फिर उस तरह से ही फॉर्मेट करे जैसा कि ES लिंट में हमने उसको रूल्स को डिफाइन किया है, ताकि आपको मैनुअल काम जो है वो कम से कम करना पड़े। तो प्रीटियर जो है ऑटो फॉर्मेटिंग करेगा जो हमने इसको रूल्स बताने हैं, तो हम नॉर्मली वही रूल बताएंगे जो ES लिंट में भी हमने रूल बताए हुए हैं। अच्छा नॉर्मली अभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा ये फाइल, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो भी उसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल है उसको इस्तेमाल किया गया होगा। सही है, अच्छा नेक्स्ट चलें अब। अच्छा अब नेक्स्ट जो चीज़ है उसको बोलते हैं हस्की। क्या बोलते हैं? ये क्या? अच्छा जी, हस्की क्या कहता है? हस्की improve your commit and more. You can use your lint your commit messages, run test lint code when you commit or push. वो कहते हैं कि जो आपने लिंट में रूल्स डिफाइन किए हैं इसको अप्लाई करवाने में ये रिस्ट्रिक्शन ऐड करता है। वो क्या? कोड के कमेंटिंग और पुशिंग के रिलेटेड। मतलब आप हस्की को यूज़ करके ये डिफाइन कर सकते हो कि अगर लिंट के रूल फुलफिल नहीं है तो कोड कमिट ना हो, अगर लिंट के रूल फुलफिल नहीं है तो कोड पुश ना हो, तो उसकी कन्फिग्रेशन किस में होंगी? हस्की के अंदर। यानी कि ES लिंट ने ये बताना है कि ये मसले हैं, अब वो कोड कमिट आपने करना है या नहीं, कोड पुश करना है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। तो हस्की क्या करता है, जब भी हम गिट कमिट की कमांड चलाते हैं, गिट पुश की कमांड चलाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो ES लिंट के रूल्स को चेक करने लग जाएगा रन करके। हर फाइल में वो चेक करेगा कि हर फाइल में ES लिंट के रूल सेटिस्फाई हैं या नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको कहेगा कि इसको सेटिस्फाई करो, मतलब कोड नहीं पुश करने देगा। तो हस्की भी आ सकता है। ये तीनों टर्म्स आपने फेमिलियर हो जाना है। ES लिंट क्या करता है? रूल्स डिफाइन करता है किसके रिलेटेड? कोड के रिलेटेड, के कोड डेवलपर्स कैसे करेंगे। प्रीटियर क्या करता है? फॉर्मेटिंग करता है, उसके भी हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह फॉर्मेट करना है। और हस्की क्या करता है? गिट कोड को पुश या कमिट करने के अगेंस्ट ES लिंट के रूल्स को चेक करता है वेदर वो है या नहीं। लेकिन समटाइम लेट्स सपोज अगर 10,000 फाइलें हैं और आपने बोला कि ES लिंट के रूल्स चेक करो फिर कमिट होगा, तो फिर 1-1, 2-2 मिनट हमें कमिट करने के लिए भी वेट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने तो सारे रूल्स चेक करने हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो वो फिर नॉर्मली हम कमेंटिंग पे नहीं लगाते, पुशिंग पे लगा देते हैं कि भाई कोड पुश ना करने दो। सही है, ऑल गुड, ये तीनों पता लग गए। तो अब हमें इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट? एक्सेप्ट कर लें।
सही है। अब नेक्स्ट है जी टेलमेंट CSS। इस पे भी बात करें या आता सबको? सही है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम नेक्स्ट चलेंगे जब अज़ान और नमाज हो जाएंगी, तो आप लोग नमाज़ पढ़ो। सही है।